हमने लास्ट क्लास में एनिमल्स को 11 फाइला में क्लासिफाई किया था, फाइलम पोरीफेरा को फाइलम कॉर्डेटा। बट व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? किस बेसिस पर हमने एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है? फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन बीइंग्स को मैमल्स में और मैमल्स को वर्टिब्रेटा में, वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेटा में प्लेस किया, फाइलम कॉर्डेटा में। तो व्हाई वी आर कॉर्डेट्स? ओके, हम कॉर्डेट में क्यों हम प्लेस किए गए, हम कॉर्डेट्स क्यों हैं? ओके, उसका रीजन है कि हमें नोटोकॉर्ड मिल रहा है, मतलब हम कुछ फीचर्स ले रहे हैं जिसके बेसिस पर हम अलग अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं। बट नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइला हमने कहे थे, पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। तो फिर उनको 10 जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया 10 को? अलग अलग क्यों रखा एनिमल्स को? लाइक स्पॉन्जेस को पोरीफेरा में क्यों रखा? ओके, हाइड्रा को सिलेंट्रेटा में, निडेरिया में क्यों रखा? ओके, प्लानेरिया जो आपने प्लेटफॉर्म पढ़ा उसको प्लेटिहेल्मिन्थस में क्यों प्लेस किया? ओके, अर्थवर्म को एनिलिडा में क्यों प्लेस करते हैं? ऑक्टोपस को मोलस्का में क्यों प्लेस करते हैं? इंसेक्ट को लाइक कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा में क्यों प्लेस करते हैं? तो स्टारफिश को गाइनोडर्मेट्स में क्यों प्लेस करते हैं? तो क्या रीजन है? रीजन क्या है? तो रीजन है 6 बेसिक फीचर्स। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन some basic features. कौन सा बड़ा लेना पड़ेगा? There are 6 basic features जो हेल्प करेंगे सभी एनिमल्स को 11 फाइला में क्लासिफाई करने के लिए। ओके, तो विचार दें कौन से हैं? फर्स्ट बेसिक फीचर इज 6 basic feature for animal classification. First is body organization. First basic feature is body organization. वन बाय वन एक्सप्लेन भी करेंगे हम इनको। फर्स्ट नोट डाउन कर लेते हैं। सेकंड बेसिक फीचर इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री। ऑनलाइन क्लास में बेटा वॉइस प्रॉपर है, ऑडियो प्रॉपर है बेटा? यस सर। ओके, बॉडी सिमेट्री सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर इज डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स fourth feature is presence और absence of coelom. coelom को हम बोलेंगे generally body cavity. Commonly coelom is termed as body cavity. Okay, एक्सप्लेन हम फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी आपको भी समझ में आ जाए कि coelom मीन्स क्या। तो coelom का एक जनरल मीनिंग है, कॉमनली हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। Fifth feature is segmentation. And sixth feature is notochord. These are the 6 features, okay, which help to classify animals into 11 phyla. Okay, ये ऐसे फीचर्स है जिनके बेसिस पर हम सेग्रीगेट करते जाएंगे एनिमल्स को और डिफरेंट फाइला में प्लेस करते जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट। आप लोगों ने सब लोगों ने ऑफलाइन में जो है सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया बेटा? ओके, स्क्रीनशॉट हो गया तो बता देना बेटा। डन? यस सर। ओके,
ग्रुप में शेयर कर देना, अगर किसी ग्रुप में नहीं जाएगा तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। फर्स्ट फीचर को एक्सप्लेन करेंगे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी, ऑर्गेनिज्म मिल रहा है हमको, इट मींस लिविंग है, उसकी बॉडी को भी हम देख सकते हैं। इवन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ओके, तो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन होता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट मींस हमें हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी विजिबल हम देख सकते हैं। ओके, तो बॉडी देख सकते हैं, उसकी बॉडी किससे बनी है, कंस्टिट्यूएंट क्या है उसकी बॉडी के, वो भी देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो ये होता है कि बॉडी किसी भी लिविंग की, पहले तो हम लिविंग के बारे में पढ़ लेते हैं, ऑल लिविंग्स के बारे में, फिर हम एनिमल्स में क्या होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग्स में दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स। ओके, हमने एनिमल की डेफिनेशन पढ़ी थी कल, डे बिफोर यस्टरडे। ओके, हमने वहां पर पढ़ा था कि ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, मतलब एनिमल्स के लिए हम इस कैटेगरी को यूज करेंगे। बट ऑल लिविंग बीइंग्स की जब बात करते हैं तो हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, मोनेरा के मेंबर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, वेरी गुड, एंड प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, क्लियर है? तो यूनिसेलुलरिटी के है दो किंगडम्स में 100%। यूनिसेलुलर में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? अब हमने सेल के बेस पर ही क्यों काम कर रहे हैं और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच? फर्स्ट रीजन और बेस्ट रीजन इज all living beings are composed of cell और cell products। ठीक है, कोई भी लिविंग अगर होगा तो सेल या सेल के प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट मतलब टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो कोई भी लिविंग होगा तो सेल से बनेगा, इसलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, कोई भी लाइफ है, कोई भी लिविंग है तो एटलीस्ट उसमें सेल होगी। प्रोटोप्लाज्म होगा और प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसकी सेल कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी। ओके, जैसे हमारी सेल कॉम्प्लेक्स है, देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दो पार्ट में डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करके न्यूक्लियोप्लाज्म को जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल होगा, क्रोमैटिन फाइबर कहेंगे, तो आगे जाकर के डिवीजन के टाइम पर और कंडेंस होकर के क्रोमैटिड्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम बना सकती है। ओके, तो डीएनए है उसमें, हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, ये सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मेनी सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, देन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, तो हमारी सेल कॉम्प्लेक्स है। ओके, बैक्टीरिया की सेल में, मोनेरा में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में ओनली सेल ऑर्गेनल राइबोसोम मिलते हैं, तो वो भी मेम्ब्रेन लेस होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। ओके, तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, तो अकेले राइबोसोम मिल रहे हैं वो भी मेम्ब्रेन लेस है। तो लिविंग बीइंग्स में जैसे से मल्टीसेलुलरिटी बढ़ रही है, मतलब कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स वेदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ओके, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे? एटलीस्ट सेल से कंपोज्ड है। ओके, सेल से कंपोज होंगे। फैन बंद कर देना, हाँ, पूरा प्रॉपर साउंड आएगा। ओके, तो यूनिसेलुलर इट मींस सिंगल सेल से कंपोज्ड है और मल्टीसेलुलर मतलब मेनी सेल से कंपोज्ड है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ओनली प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
Okay, unicellular organisms have protoplasmic body type of organization. Okay, क्यों कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म? याद रखना यूनिसेलुलर में प्रोटोप्लाज्म को कवर कर रही मेम्ब्रेन है और सिंगल सेल है। ओके, इसलिए उसके बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन बना रहा है? प्रोटोप्लाज्म। ओके, देयरफॉर उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पर जैसे ही सेल्स का नंबर बढ़ता है किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब वो मल्टीसेलुलर है, तो देन उसमें अलग-अलग डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिख सकते हैं। मल्टीसेलुलर में 4 डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख सकते हैं। कुछ मल्टीसेलुलर सेल से टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं। ओके, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स ओनली सेल, इंडिविजुअल सेल से ही काम चलाते हैं। ओके, तो मल्टीसेलुलर में अगर इंडिविजुअल सेल्स है, मेनी सेल्स है, लेकिन उन्होंने अरेंज होकर के टिश्यू नहीं बनाया। ओके, टिश्यू नहीं बनाया, तो देन हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेनी सेल्स है, बट मेनी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के टिश्यू नहीं बना पा रही है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम स्पॉन्जेस में पढ़ेंगे ऐसा। सेकंड टाइप, सेल्स के बाद में टिश्यू। ओके, सेल्स के बाद में नेक्स्ट है टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेनी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के टिश्यू फॉर्म कर लेती है, तो such type of body organization is called as tissue level of body organization। अब हम ऑल लिविंग के लिए बात कर रहे हैं, तो टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं थैलस और थैलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा, ओके, मॉसेस में, अल्गी में, फंजाई में। ओके, तो इनमें थैलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमल्स में हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेट, निडेरियंस में। ओके, निडेरियंस में यहाँ पर सिलेंट्रेट पे आए टिनोफोरा, 2 फाइला जो हमने लिखे थे। स्पॉन्जेस के बाद में जो सेकंड है, थर्ड फाइलम लिखा है। सेकंड फाइलम हमने लिखा था फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया, और थर्ड फाइलम लिखा था फाइलम टिनोफोरा। ओके, कॉम्बेलिस वाला। तो उनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है, अगर टिश्यू अगर ऑर्गन बना लेंगे, तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, organ level of body organization, kingdom Plantae kingdom and kingdom Plantae kingdom Animalia, इन दोनों किंगडम्स में ही मिलता है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक आपको किसमें मिला? प्रोटोप्लाज्मिक मिला आपको यूनिसेलुलर वालों में, मतलब किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, फिर सेलुलर लेवल आपको ऑल 4 में ऑल 3 जो रिमेनिंग है, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया, इन तीनों में मिल सकता है सेलुलर। उसमें से किंगडम फंजाई में जो वहां पर ईस्ट होंगे उनमें, ठीक है। किंगडम प्लांटी में जो मल्टी सेलुलर अल्गी होंगे, जो थैलस नहीं बना पाते लेकिन सेल्स अलग अलग है उनमें, और किंगडम एनिमलिया में स्पॉन्जेस में सेलुलर। ओके, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आगे ये तीनों किंगडम्स में मिलेगा। फंजाई में मिलेगा क्योंकि फंगस थैलॉइड बॉडी बनाते हैं, थैलस। ओके, टिश्यू लेवल की बॉडी बनेगी उनकी, कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यू नहीं बन पाएंगे जिससे कि वो ऑर्गन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन नहीं बन रहे हैं वहां पर फंजाई में। और इधर ऐसे मल्टीसेलुलर एल्गी जो थैलस बना पा रहे हैं, एंड ब्रायोफाइट्स प्लांट में। एनिमल्स में हमने लिखा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलेगा? निडेरियंस एंड फिलोफोर्स में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा ओनली 2 में मिल रहा है, किंगडम प्लांटिंग एंड किंगडम एनिमलिया में। तो प्लांट्स में क्या बचे? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि लीव्स बनना शुरू हो जाती हैं,
जिम्नोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीव्स सब बनता है। ओके, स्ट्रोबिलाई भी बनते हैं, कोन भी बनते हैं, मेल कोन, फीमेल कोन। ओके, मेल स्टॉपलेस, फीमेल स्टॉपलेस। जिम्नो एंजियोस्पर्म में तो आगे और भी चीजें बनी, फ्रूट भी बनेगा, वहां पर फ्लावर भी आएगा। ओके, क्लियर? सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बनती है। ओके, तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में मिलेगा प्लांट्स में, और फ्लैटी हेल्मिन्थिस देखेंगे हम फ्लैट बॉक्स में मिलेगा ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स में ओनली फ्लैट बॉक्स में फ्लैटी हेल्मिन्थिस। Next one is organ system level of body organization. Organ system level of body organization. Organ system. What does it mean? Yes, पूरा system develop होगा. Many organ, many organs togetherly जो है वो combine होकर के एक coordinated manner में एक्शन करेंगे। ओके, एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, लाइक डाइजेशन। ओके, लाइक डाइजेशन। तो डाइजेशन अगर कंप्लीट कर रहा है कोई, तो डाइजेशन जैसे हम डाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या ओनली च्यूइंग कर लेने से डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, डाइजेशन के लिए और अदर पार्ट्स भी हमारे पास हैं। ठीक है, माउथ में टीथ, टंग भी है, ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद में फैरिंक्स है, फैरिंक्स के बाद में इसोफेगस है, इसोफेगस टर्मिनेट हो रहा है स्टमक में, फिर स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, तो डिफरेंट पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर। अगर ओनली माउथ हो किसी के पास में, किसी ह्यूमन बीइंग के पास में माउथ और ओरल कैविटी हो, फैरिंक्स एब्सेंट है, इसोफेगस एब्सेंट है, स्टमक एब्सेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सेंट है, तो क्या उसमें डाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगी तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के एक सिंपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शन को वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन हमने कहा। ऐसे ही हमारे पास में रेस्पिरेशन के लिए भी सिस्टम है पूरा। ओके, नॉस्ट्रिल लेयर से लेकर एक्सटर्नल लेयर से लेकर तो नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, देन फैरिंक्स, फिर फैरिंक्स से आगे ट्रैकिया, विंडपाइप ट्रैकिया, देन प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर वहां पर टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, फिर उसके बाद में एल्वियोलाई, और वो किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। ओके, तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेंपरेचर बढ़ा दोगे बेटा? बता दिया आपको, ठीक है, सब कुछ। तो ऐसे सिस्टम्स हमारे पास में हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स के लिए। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑर्गन, अकेला ऑर्गन नहीं, मेनी ऑर्गन मिलकर के बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को प्रॉपर वहां पर उनको परफॉर्म कर सके, इसके लिए अगर वो क्यूमुलेटिवली, ओके, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से जिस एनिमल की बॉडी बनेगी उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम भी। ओके, तो किसी भी प्लांट में नहीं मिलती ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओनली फ्यू एनिमल्स में मिलता है। ओके, ऑल एनिमल्स में नहीं, ओनली फ्यू एनिमल्स में मिलता है। ओके, क्लियर? और किसी भी अदर किंगडम में नहीं मिलता ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से ऑनलाइन, जो स्टूडेंट हैं। सर डन। वेरी गुड। ओके, ग्रुप पर सेंड कर देना बेटा, ताकि किसी ग्रुप पर ना जाए तो फिर फॉरवर्ड कर सके कोई। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सच टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग ये है कि बॉडी किससे फॉर्म होगी। ओके, बॉडी का मेजर कंपोनेंट कौन है, ओके, उसके बेसिस अल्टीमेटली लिविंग में सेल से तो स्टार्ट होगा ही, फिर यूनिसेलुलर है तो प्रोटोप्लाज्म,
और मल्टी सेलुलर है तो सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम ओनली एनिमल्स के लिए पढ़ते हैं, ओनली एनिमल्स के लिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 वहां पर हमने रिप्रेजेंट किया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, a body organization only for animals। 11 फाइला है, क्यों हमने 11 फाइला को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ऑल मल्टीसेलुलर होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर है सभी एनिमल्स, देयरफॉर यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल क्या लिखेंगे बेटा, कौन से मेंबर्स में मिलेगा? स्पॉन्जेस में। गुड, स्पॉन्जेस में मिलेगा ओनली। पोरिफेरा। स्पॉन्जेस में, स्पॉन्जेस को कहाँ प्लेस करेंगे हम? पोरिफेरा। तो देयरफॉर फाइलम पोरिफेरा के मेंबर्स। ओके, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेकंड, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यस वेरी गुड, मिलेरियंस एंड कीनोफोर्स में मिलेगा। मतलब थैलस लाइक बॉडी। ओके, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे इसमें, मेनी सेल्स है और मेनी सेल्स क्या हो रही है? ग्रुप्स बना रही है। ओके, टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? यस, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स। वेरी गुड। बट ये आपने 9th 10th तक पढ़ा था ग्रुप ऑफ सेल्स, और हायर स्टैंडर्ड में है, देयरफॉर आपको थोड़ा उससे और इलाबोरेट करना पड़ेगा। ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, जो पढ़ा था वो गलत नहीं है, बट उसको हम स्पेसिफिक बनाएंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। ओके, एंड सिमिलर फंक्शन। तो एक ग्रुप जो बनेगा सेल्स का, एक पर्टिकुलर टिश्यू जो बनेगा, वो एक सिंगल टाइप का ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में लीवर ऑर्गन, लीवर है, ऑर्गन है, ओके, ठीक है, सबके पास में है अपना अपना लीवर। गुड, ओके। तो लीवर ऑर्गन है हमारी बॉडी में, लेकिन लीवर सो मेनी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर बाइल जूस भी बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, फैट के डाइजेशन के लिए, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। लीवर अमोनिया पॉइजनस होती है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया साइकिल भी करता है। हम जो डेली जो भी फूड खाते रहते हैं उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल आते हैं, तो टॉक्सिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लीवर करता है। ओके, तो लीवर के पास में सो मेनी फंक्शंस। ओके, लीवर कुछ विटामिन को स्टोर करके रखता है, लीवर ग्लाइकोजेनोलिसिस करता है, ग्लाइकोजन का लाइसिस करके ग्लूकोज बना के वापस ब्लड में देता है, ग्लूकोज का कमी होगी तो। अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर भी लीवर करता है। ओके, तो लीवर के पास में बहुत सारे फंक्शन है। तो क्या पूरा का पूरा लीवर कभी भी कोई सा भी पार्ट कुछ भी फंक्शन करेगा क्या? नहीं, पर्टिकुलर पार्ट पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, क्योंकि लीवर में सो मेनी टिश्यूज है। ओके, और हर पर्टिकुलर टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। यूरिया बनाने वाला, अमोनिया से यूरिया बनाने वाला टिश्यू सेपरेटेड, वो हमेशा वही काम करेगा, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं करेगा। ओके, बाइल जूस बनाने वाला, दोनों लोगों के पास में बाइल जूस बनाने वाला एक एक टिश्यू है, तो वो बाइल जूस बना करके देगा राइट हिपेटिक कप को और लेफ्ट हिपेटिक कप को। ओके, बाइल जूस बना करके सीक्रेट करेंगे उसके अंदर। तो इस तरह से हर एक फंक्शन परफॉर्म करने वाला टिश्यू सेपरेटेड है। ओके, एक पर्टिकुलर टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, इसलिए
ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए, एक ही जगह से बने हैं, उनका जो पेरेंट है वो सेम है, सभी सेल्स का पेरेंट सेल्स सेम है उनकी। ओके, ऐसा नहीं है कि एक सेल जो है वो एपिथेलियल टिश्यू की सेल से बनी, एपिथेलियल यहाँ से बनी, एक जो है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू की सेल से, ऐसा नहीं होगा। अगर वो एक्टोडर्म से बन रही है तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म वहां पर कनेक्शन हो सकता है टिश्यू बनाने के लिए, बट वहां पर सेम ओरिजिन होगा। अगर वो एपिथेलियल टिश्यू है तो एपिथेलियल टिश्यू ही होगा, कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू होगा, जैसे बोन कनेक्टिव टिश्यू। अब उसमें बोन के अंदर कोई मस्कुलर सेल नहीं है, नर्वस सेल्स नहीं है, कोई एपिथेलियल सेल्स नहीं, ओनली कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ऐसे ही हमारी एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, हम एपिथेलियल बोलेंगे उसको। ओके, मसल्स वो अपने मसल सेल से बनी, मस्कुलर टिश्यू से बनी है, वो अलग है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ये न्यूरॉन से बने हैं, नर्व फाइबर से बने हैं। ओके, नर्व्स है मतलब ये न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल से, ये वहां पर नर्वस टिश्यू से बने हैं। क्लियर? इसमें कोई एपिथेलियम नहीं है, कोई मसल नहीं है, न्यूरो ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो पार्ट है उसमें। ओके, क्लियर? ना ही उसमें कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर बेटा? तो एक ही टाइप का पर्टिकुलर टिश्यू जो है ओरिजिन सेम रहता है और इसका फंक्शन भी एक पर्टिकुलर ही रहता है। क्या तो क्लियर है? ओके, तो टिश्यू लेवल मेनली मिलता है जिनमें थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस जो ऑर्गन नहीं बना पाते। ओके, तो डिडेलियंस एंड टिनोफोर्स इन एनिमल्स में टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मतलब वो सेल्स से इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, सेल्स ग्रुप होकर के पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो टिश्यू से ऑर्गन बना लेते हैं। ओके, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म कर लेंगे, बट ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पाते, मतलब हम नहीं आएंगे इसमें। हमारे पास ऑर्गन तो है, अभी हमने कहा लीवर है हमारे पास, तो आप ऐसा मत कंसीडर करना कि अरे फिर हम ऑर्गन लेवल में भी आते हैं क्या और ऑर्गन सिस्टम में भी आते हैं क्या, नहीं। ऑर्गन लेवल मतलब जो टिश्यू से उन्होंने ऑर्गन तो बनाना सीख लिया लेकिन ऑर्गन सिस्टम बनाना नहीं सीखा। ओके, तो ओनली ऑर्गन मिलेंगे उनकी बॉडी में। जैसे प्लांट के लिए हम बोलते हैं ना, लिविंग बीइंग्स में हमने प्लांट्स को कहा कि प्लांट्स में लीफ हो सकती है तो लीफ एक ऑर्गन है, रूट है ऑर्गन, स्टेम है ऑर्गन, लेकिन वो ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पा रहे था। तो ऐसे कुछ एनिमल्स में भी ऑर्गन तो बन जाते हैं टिश्यू से लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बना पाता। तो इनसे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है platyhelminthes. Okay, it means flatworms. Okay, इनको हम flatworms कहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा ना बेटा, प्लानेरियम। ओके, तो प्लानेरियम प्लेटफॉर्म है, रिजेनरेशन स्ट्रॉन्गेस्ट रिजेनरेशन पावर शो करता है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, ओके, मतलब ऑर्गन तो बन गए टिश्यू से, तो प्लेटफॉर्म्स में होते हैं। बट लेटर प्लेटफॉर्म के बाद में जितने भी एनिमल किंगडम्स है सब में अब ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें जैसा ऑर्गन सिस्टम है इसके बाद में राउंडवर्म आने वाले एस्केल हेलमिंथेस तो उनमें भी हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। वर्म है वो राउंडवर्म है, एस्केरिस वहां पर वर्म लाइक छोटा रहेगा, उसमें हमारा जितना स्टमक आ सकता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जितना हार्ट आ सकता है कि उसके पास नहीं। ओके, तो वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उसके पास में ऑर्गन्स। ओके, प्रिमिटिव रहेंगे और वो भी अंडर डेवलप। ओके, और तो उनके पास में हार्ट नहीं होता। ओके, बट उसका सर्कुलेटरी सिस्टम में उसमें उसके पास में आर्टरी होती है, डॉर्सल एओर्टा होती है। ओके, तो उसके पास में आर्टरी है, वेसल है, उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। कॉकरोच के पास में हार्ट होता है लेकिन हमारे जैसा फोर चैम्बर हार्ट नहीं होता। कॉकरोच के पास में ऐसे छोटे छोटे चैम्बर बनते, सिंपल ट्यूब, एक ट्यूब रन करती है पूरी बॉडी के अलाउंग, पूरी बॉडी के अलाउंग, कॉकरोच की पूरी बॉडी के अलाउंग रन करती है ट्यूब, और ट्यूब ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बनाती है, सॉलिड पार्ट ऐसे। ओके, और इनको हम बोलते हैं उसका हार्ट के चैम्बर्स,
इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे हार्ट के चैम्बर से उसको कंपेयर करो, ठीक है। एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हार्ट के चैम्बर है और इनके साथ में एरियली मसल्स हम बोलेंगे, वहां पर एक स्पेशल कांटेक्ट और रिफ्लेक्ट करने वाली, वो इनके साथ में अटैच होती है, ठीक है। तो 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है कॉपर, पर वो ट्यूबुलर है, पूरी बॉडी के अलोंग जा रहा है, ठीक है। 13 चैम्बर्ड हार्ट है लेकिन वो बॉडी के अंदर जा रहा है पूरा, ठीक है। तो पंप करने के लिए बॉडी फ्लूइड को हीमोलिन को बोलेंगे हम, उसके बॉडी फ्लूइड को वापस आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे आप। तो उसका जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो बोलेंगे ओपन टाइप का, अब आप बोलोगे हार्ट है फिर ओपन टाइप का, ओके। उसके पहले अर्थवर्म थे, एलियट थे, उसमें क्लोज टाइप का बोल दिया हमने। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब वेसल्स के अंदर ही फ्लो हो, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इसके अंदर ही बॉडी फ्लूइड अगर फ्लो होता है, ओके, बाहर नहीं जाता, उनसे वेसल के बाहर नहीं जाता, ओके, जब तक कोई इंजरी ना हो जाए बढ़ता रहता है, तब तक बाहर फ्लो नहीं होता, वो वेसल के अंदर ही घूमता रहता है, तब हम उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेसल के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है, ओके। बट जब वेसल्स ना हो, ठीक है, वेसल्स ना हो, वेसल्स के अंदर नहीं, तो बॉडी में बड़े बड़े ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, साइनसेस बोलेंगे इसको, ओके, बड़े बड़े साइनसेस बने हुए हैं, उनके अंदर ब्लड को डाल दिया जाता है उन गड्ढों में, और फिर जो ऑर्गन है वहां पे वो डीप करते हैं उसको, ठीक है, जैसे आप शायद इसके डीप करते हैं, ओके, वैसे वो डीप करते हैं ऑर्गन, कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करते, ओके, बात करते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं हीमोलिन की बात करेंगे, ऐसा कोई लगता है माइनस, उसके अंदर ब्लड यहाँ से इस साइनस के अंदर जहाँ से ब्लड पंप हो गया, ओके, यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऑर्गन है वो वैसे कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन से आप बात करेंगे, ओके। ये ब्लड नहीं चाहिए होता है किसी ऑर्गन को, ब्लड जो कैरी करता है वो चीज चाहिए होती है। ब्लड क्या क्या कैरी करता है, ब्लड या जो भी बॉडी फ्लूइड होता है, हीमोलिन में कॉपर में वो क्या क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करता है, ग्लूकोज कैरी करता है, हार्मोन कैरी करता है, तो जो अच्छा कांटेक्ट में आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ओके। ब्लड कभी सेल के अंदर भी जाता है, किसी दूसरी सेल के अंदर, सर वीडियो पॉज हो गई है। सर वीडियो पॉज हो गई आपकी। Sir, nothing is visible. टीएटी हेड डाउन है, डायफारिंग्स है, ओके, स्टमक है, तो वैसा उसके पास में नहीं है, उसके पास में माउथ है, ओपनिंग है, ओके, अपर्चर है, एनिमल है तो उसमें माउथ होगा, ठीक है, तो ओपनिंग है, फूड को एंटर करवाने की ओपनिंग है, बट लेटर कैपिटल होते हैं उसमें हमारे जैसे नहीं होती है, कम होती है हमारे जैसी नहीं होती है, ओके, हमारे जैसा प्रॉपर बैलेंस भी नहीं है उसमें, ओके। फिर उसके पास में इसोफेगस भी नहीं है, स्टमक भी नहीं है, लेकिन उसके पास में दूसरे स्ट्रक्चर, ओके, उसमें
होता है एचसीएल, ओके। अरेंजमेंट है, इसके अंदर काफी डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो वैसे आप बोलोगे हाँ कॉर्पस का कैसे, वैसा नहीं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉर्पस आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। सिस्टम नहीं, यहाँ पर प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद में एस्हेल्मिन्थेस, एस्हेल्मिन्थेस को कॉमनली क्या कहते हैं बेटा? यस, वेरी गुड, राउंड फॉर्म। जब हम उसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो सेक्शन में वो राउंड दिखते हैं, उसका प्रत्येक पार्ट राउंड दिखता है, देयरफॉर उसको राउंड कहते हैं। एस्हेल्मिन्थेस राउंड फॉर्म्स टू कॉर्डेट्स, phylum Ascalophagus, phylum Annelida, phylum Mollusca, phylum Arthropoda, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata, phylum Chordata, ओके। तो लेटर जितने भी फाइलम है, ओके, उस सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, बट वैसा नहीं मिलेगा जैसा कि हमने, ठीक है, वो इवॉल्व होता जाएगा, ओके, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और हमने सबसे हाईली इवॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, राइट? गुड, डन बेटा, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके, ऑफ कोर्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया, तो हमने डायरेक्टली कह दिया कि अगर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोई एनिमल अगर शो करता है तो आप डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकते हो उसको कोलिफेरा में, स्पॉन्जेस को, ओके। तो हमने कहा कि कोई एनिमल है और उसमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सीधा क्लासिफाई कर दोगे उसको कि स्पॉन्ज, ओके। फिर हमने कहा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको किसमें क्लासिफाई करेंगे? कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल मिला और वो ऐसा एनिमल है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एडेरियन होगा या फिर टिरोफोर होगा, ओके, क्लियर है? वैसे अगर आपको बोला कि उसमें टिश्यू से ऑर्गन बन गए लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं बन रहा है, तो आप उसको कहाँ प्लेस कर देंगे उस एनिमल को? एडेरियन। लेकिन अगर ऑर्गन सिस्टम मिला तो अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी को आपको चांस है कि आप इसमें से एस्केलेटल से लेकर तो ऑर्डिटा के बीच में ही रख सकते हैं, तो क्लैरिटी होती जाती है। अब एक एक फीचर पढ़ते जाएंगे, क्लैरिटी होती जाएगी। सेकंड फीचर है बॉडी सिमेट्री, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री बेटा? सिमेट्री क्या बोलते हैं हम? वेरी गुड, सिमेट्री इट मींस जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को कट करने की कोशिश करेंगे किसी भी एक प्लेन से, प्लेन एक सिंगल प्लेन से कट करके देखेंगे, ओके। तो एक सिंगल प्लेन से कट करने पर अगर उसमें टू इक्वल हाफ बन जाते हैं, ठीक है, बन जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। लेकिन अगर इक्वल टू हाफ नहीं बन पाए तो उसको क्या कहेंगे?
तो ह्यूमन बीइंग कैसा है, हम कैसे आप लोग भी बताओ बेटा, जो ऑनलाइन में है हम सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है, बस सिमेट्रिकल है शायद। Symmetrical. सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल है। यस गुड बेटा, तो ह्यूमन बीइंग्स आर सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल है, हमने बोल दिया मतलब हम अगर किसी ह्यूमन बीइंग को कट करेंगे, ओके, तो इक्वल टू हाफ बनना चाहिए। तो आप किसी ह्यूमन बीइंग को कैसे कट करोगे कि उसके टू इक्वल हाफ बनेंगे? हाँ वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनली है उसके बॉडी के प्रॉपर एक्सिस पर अगर कट करेंगे, ओके, तो ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आपने किसी ह्यूमन बीइंग को इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो क्या उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन भी इक्वल हो जाएंगे? No. लंग्स तो बना सकते, दो लंग्स है, एक लंग्स इधर चला गया एक लंग्स इधर चला गया, ओके। किडनीज है दो, एक किडनी इधर चलेगी एक किडनी इधर चलेगी, राइट साइड वाले पार्ट में लेफ्ट साइड वाले पार्ट में, मतलब लेटरली आप दो लेटरल पार्ट बना रहे हैं, ओके। वन आपके इंटरनल पार्ट है, स्टमक तो मोस्टली किधर है, राइट में, ओके। हार्ट ज्यादातर लेफ्ट पार्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट में इधर ज्यादा बॉडी ऑर्गन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरनल ऑर्गन जो है वो सिंगल ही नंबर है, मतलब वो सिंगल ही नंबर है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएंगे सब, ओके, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। देयरफॉर आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इंटरनली नहीं ओनली एक्सटर्नली बात कर रहे हैं, ओके। तो आपको मॉर्फोलॉजिकली देखना है, एनाटॉमिकली नहीं, मतलब इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं करना है, हमको बस बाहर के स्ट्रक्चर्स की बात करना है। बाहर के स्ट्रक्चर से वो अगर इक्वल टू हाफ में डिवाइड हो गया मतलब सिमेट्रिकल है, ओके क्लियर। तो ह्यूमन बीइंग्स को जब हम इस वे में कट करेंगे, मतलब उसकी दोनों साइड वाइज कट करके, राइट अलग साइड और लेफ्ट अलग साइड हो जाए, मतलब उसको लेटरली कट करें, लेटरल पार्ट बनाने पड़ेंगे, ओके। तो तब वहां पर वो लेटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, इसे बायलैटरल सिमेट्री हम कहते हैं, ओके। तो तब हम जब देखेंगे कि उसको जब कट कर रहे हैं सेंटर पार्ट से, तो नोज के दोनों जो पार्ट है, राइट एक्सटर्नल लेयर लेफ्ट, ओके, तो दोनों भी अलग हो जाएंगे, लेजर चैम्बर भी वहां पर उससे कट हो जाएगा, एक एक आई यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। माउथ में वहां पर हम देखेंगे तो लिप्स भी हाफ पोर्शन में कट हो जाएंगे, 16 टीथ इधर 16 टीथ इधर मेरे अलग हो जाएंगे, आप लोगों के 14 अलग होंगे, है ना, याद है ना, ठीक है। 17 ईयर ओल्ड तक कितने रहते हैं, 28 टीथ होते हैं, ओके। थर्ड वाला मोलर यूजुअली नहीं आता, ओके, रेयरली किसी में आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि आपका थर्ड मोलर आ रहा है ना, माझ्यामध्ये आपका दाढ़ येते आहे, ठीक है ना। तो विजडम टूथ जो आ रहा है वो सच में विजडम टूथ नहीं होता, तो लेट इरप्शन होता है हमारे टीथ का, या फिर इलॉन्गेशन होता है टीथ का, वहां पर कुछ एक्सपार्ट आ रहा है, तो आपको लगता है 15 16 17 ईयर के वेरी डेनी मुझ पे तो आ गए, ठीक है। अगर आप प्रॉपर काउंट करेंगे तो 32 नहीं होते तब तक, तो जनरली 18 या 18 के बाद नहीं आता है, रेयरली इसमें आ सकता है, ओके। लेकिन उसका मैच्योरिटी से या अक्ल से कोई लेना देना नहीं है, ओके। मैच्योरिटी तो वो डिपेंड करती है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर मैच्योरिटी डिपेंड करती है। आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपकी डिसीजन टेकिंग पावर जो है वो कैसी है, ओके। क्या आप सारी एक्सपीरियंसेस को, सारी चीजों को कलेक्ट करके देन आप वहां पर कोई भी डिसीजन लेते हैं, देन उसमें मैच्योरिटी आपकी चलती है, मैच्योरिटी आपको होगी, वो मैच्योर हो, ठीक है। तो देन सेकंड है बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री मींस हमने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को मतलब ओनली एनिमल्स के लिए नहीं है, जब हम प्लांट में पढ़ेंगे तब भी प्लांट में भी सिमेट्री पढ़ेंगे, ओके। तो प्लांट्स में भी हम वहां पर बोलेंगे कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल प्लांट्स हो सकते हैं। मेनली हम फ्लावर के बेसिस पर पढ़ेंगे सिमेट्री, ओके। कौन सा फ्लावर सिमेट्रिकल होता है, कौन सा एसिमेट्रिकल होता है, तो ओनली एक कैमना
CK कैमना प्लांट का फ्लावर होता है जो एसिमेट्रिकल होता है, बाकी सारे फ्लावर सिमेट्रिकल होते हैं। तो कुछ इसमें से बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड फीचर इज बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री मींस व्हेन एन एनिमल, एनिमल के लिए पढ़ रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पर एनिमल टर्म यूज करेंगे। व्हेन एनिमल्स ऑफ अ ग्रुप, ओके, सिंगल एनिमल नहीं लेंगे, पूरे ग्रुप का एनिमल के एनिमल लेंगे। तो पता चले कि एक में सिमेट्री हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही है, ग्रुप के वो नहीं चलेगी। ओके, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे सिमेट्री मींस व्हेन एनिमल्स of a group or phylum may be divided or cut into two equal halves, after cutting through a plane, after cutting through a plane or planes, then animals are said to be symmetrical। ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे जो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, एंड दिस फीचर इज नोन एज सिमेट्री। ओके, फीचर को हम बोलेंगे सिमेट्री जब एनिमल्स को हम इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो और जिस एनिमल्स को हम जिन एनिमल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एनिमल्स। क्लियर है बेटा ये डेफिनेशन? तो जो ऐसा फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। ओके, those animals which do not divided into two equal halves, by cutting through any plane। जब हम उसको किसी भी प्लेन से कट करते हैं, एनी प्लेन, कोई भी प्लेन ले लिया आपने, कोई भी डायरेक्शन से उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इक्वल टू हाफ में कट ही नहीं हो रहा है। कटिंग थ्रू एनी प्लेन, then those animals are known as asymmetrical। ओके, उनको हम asymmetrical animals कहेंगे, और सच फीचर को हम asymmetrical कहेंगे। ओके, सिमेट्री के भी दो टाइप होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के भी दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज बायलैटरल सिमेट्री, जो हमें मिल रही है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल एनिमल से कुछ एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि यस,
नहीं बेटा हाइड्रा रेडियल सिमेट्री में आएगा। एनसीईआरटी में देखोगे ना जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यस मोस्ट ऑफ द पॉलीगॉन्स, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, ऑल नहीं, कुछ स्पॉन्जेस को हम बायलैटरल सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं। ओके मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस, तो मोस्ट ऑफ द पॉलीगॉन्स asymmetrical होते हैं। Some of the sponges bilateral symmetrical होते हैं। Bilateral symmetry, bilateral, bi मतलब टू, bi का मीनिंग हो जाएगा टू, therefore वहां पर ओनली एक प्लेन से ही उनको हम दो पार्ट्स में वो भी लेटरली साइड वाइज ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग को ट्रांसवर्स कट लगाया, ओके ट्रांसवर्स कट लगाया, तो ट्रांसवर्स कट लगाने के बाद में उसके पास में एक एक आर्क चली जाएगी। ओके उसमें टीथ दोनों के पास में रहेंगे। ठीक है तो ह्यूमन बीइंग्स को आप ओनली कैसे कट लगा सकते हैं जब इक्वल टू हाफ बनाना है, सिमेट्री दिखाना है, तो ओनली वर्टिकली लॉन्जिट्यूडिनली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही प्लेन। तो थ्रू सिंगल प्लेन, ओके अगर एक ही प्लेन से अगर हम किसी एनिमल को इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो देन उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ओके व्हेन ग्रुप ऑफ एनिमल्स, when animals of a group or phylum may form or may be divided into two equal halves through only a particular plane, okay that is single plane, एक ही प्लेन है उसके पास में, एक ही डायरेक्शन से हम उसको कट कर सकते हैं, that is single plane। okay then this type of symmetry is known as bilateral symmetry। okay और ऐसे एनिमल को हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल। ह्यूमन बीइंग्स क्या हो गए? यस गुड बायलैटरल सिमेट्रिकल। ह्यूमन बीइंग्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसके एग्जांपल्स नोट कर लो बायलैटरल सिमेट्रिकल के। सम ऑफ द स्पॉन्जेस, लेकिन अगर आपको पूछा गया, आपको क्वेश्चन बोला गया कि which type of symmetry is found in sponges or polypores, and then option हुआ first bilateral symmetry, second हुआ radial symmetry, third हुआ asymmetry and the all of these। ठीक है तो then आपको द बेस्ट आंसर चूज करना है asymmetry का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस में क्या दिख रहा है? asymmetry। okay therefore sponges mainly कैसे हैं? asymmetry। only few sponges bilateral symmetry शो करते हैं। तो some sponges, then उसके बाद में सिलेंट्रेट और मिडेलियन को हम लिखेंगे तो वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट फॉर्म रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जैसे स्टारफिश। तो स्टारफिश है तो स्टारफिश को आप 5 प्लेन से कट कर सकते हैं इक्वल टू हाफ में। ओके तो 5 प्लेन से वहां पर मतलब मोर देन 1 है, मतलब वो रेडियल सिमेट्री में आएगा, मतलब डिफरेंट रेडाई से हम उसको कट कर सकते हैं, इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, और रेडियल सिमेट्री का यूज करेंगे। तो इनको छोड़कर के बाकी सब, अब मैंने कहा एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। ओके मतलब एडल्ट्स होते हैं लेकिन उनके जो पहले वाले फॉर्म होते हैं, ओके जिसको हम कहेंगे लार्वा। ओके तो लार्वी ऑफ इकाइनोडर्म्स, सिंगल को लार्वा बोलते हैं, मेनी को लार्वी। तो लार्वी ऑफ इकाइनोडर्म्स ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो फर्स्ट ये बताओ कि लार्वा किस वर्ड से क्या संबंध है?
लार्वा क्या होता है? आप लोगों ने कार्टून देखा होगा ना, लार्वा देखा है नहीं? चलो ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ व्हाट? हमारा हमने भी लार्वा बनता है फिर क्यों ऑर्गेनिज्म की इनिशियल स्टेज हो सकती है, लेकिन उसको और कैसे डिफाइन करेंगे कि फिर हम भी लार्वा नहीं बनता तो फिर इनिशियल स्टेज को कैसे हम वापस रिप्रेजेंट करें? किसी का लार्वा याद आ रहा है आपको? कोई पढ़ा हुआ किसी का लार्वा आपने? किसका? बटरफ्लाई का लार्वा। ओके, तो बटरफ्लाई का लार्वा और बटरफ्लाई कुछ डिफरेंस होता है? होता है, होता है। ओके, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। जो लीव्स होते हैं नहीं होते, ठीक है? वो कैसा दिखता है? वर्म लाइक, वर्म लाइक दिखता है, कोकोन के अंदर रहता है, वर्म लाइक रहता है। ओके, तो बटरफ्लाई को ऐसी रहेगी जब लेटर पार्ट में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओके, वर्म जो है वो थोड़ा ठीक रहता है और बटरफ्लाई का जो सेंट्रल पार्ट देखेंगे या बॉडी देखेंगे वो ठीक रहती है। ओके, जो विंग्स आ जाते हैं फ्लाई करने के लिए, कोकोन में जो रहता है बटरफ्लाई वो उड़ सकता है क्या? नहीं होता। तो मतलब चेंजेस आते हैं ना लेटर फॉर्म में। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग का बेबी, ह्यूमन बीइंग का बेबी देखो, आपने अपने बचपन के फोटो देखे और अभी देखे, तो उसमें क्या हुआ है? बस ओनली डेवलपमेंट हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती गई है, डेवलपमेंट होता गया है, आपकी हाइट वेट इंक्रीज हुआ है। ओके, ऐसा नहीं होगी कि आपकी नाक पहले अलग थी अब अलग होगी, ठीक है? आपने पहले ईयर थी में ईयर आ गए, आपने पहले जो है वो और से अब नहीं है, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। तो हमें लार्वा नहीं है, तो लार्वा लार्वा एक स्टेज होती है which is completely different from adult form. So larva is an initial phase of few organisms, जैसे हम एनिमल्स में टर्म यूज करते हैं लार्वा, तो ऑर्गेनिज्म की वजह से आप उसको रिप्लेस एनिमल से भी कर सकते हैं। तो लार्वा इज एन इनिशियल फेज और स्टेज ऑफ एन एनिमल, और ऑल एनिमल्स की नहीं है, आप बोलते फ्यू एनिमल्स। ओके, फ्यू एनिमल्स where larval form is completely different from adult form. Okay, for example tadpole, अभी हमने कैटरपिलर और बटरफ्लाई का तो ले लिया एग्जांपल, अब हम टैडपोल और फ्रॉग का ले लेते हैं। आपने टैडपोल सुना ही होगा। तो फ्रॉग का लार्वा होता है टैडपोल। टैडपोल ऑलवेज एक्वेटिक होता है। ओके, वो एक्वेटिक प्लांट के ऊपर ही चिपका रहेगा, मोस्टली आप पानी में स्विमिंग करता रहेगा, ठीक है? वो कभी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर नहीं जाता, ठीक है? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर नहीं जाता। सेकंड थिंग, तो फ्रॉग तो जा सकती है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, इसलिए एम्फीबियन बोला जाता है। टैडपोल में मोस्ट ऑफ द पार्ट उसकी बॉडी का एक लीफ लाइक टेल होती है। ओके, लीफ लाइक टेल बनाता है। तो टैडपोल लार्वा में टेल होती है, लेकिन क्या फ्रॉग में टेल देखी आपने कभी? नहीं होती। ओके, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है अपने एडल्ट फॉर्म से। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो सकते हैं जो बाद में रिट्रोग्रेसिव वहां पर चेंजेस आएंगे, उसके कारण कम हो जाते हैं। जैसे टेल है तो टेल खत्म हो गई वहां पर। ओके, तो रिट्रोग्रेसिव वहां पर कुछ वहां पर अडॉप्टेशन हो सकते हैं, मतलब चेंजेस वहां पर कुछ ऑर्गन रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, लेकिन जिनमें लार्वा नहीं बन रहा है तो ये क्या होगी? इनडायरेक्ट फेज, मतलब डायरेक्ट जो बर्थ हो रहा है, बर्थ हो रहा है एनिमल का, वो डायरेक्ट वैसा तो ऐसा नहीं हो रहा जैसा एडल्ट फॉर्म होगा। ओके, इसको इस डेवलपमेंट को जब लार्वा बनते हैं जिसमें, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वाइल जिसमें लार्वा लार्वा स्टेज नहीं दिखेगी, मतलब जो बर्थ होगा किसी एनिमल का वो वैसे ही होगा जैसे उसका एडल्ट फॉर्म है। उसमें बस क्या होना है, नंबर ऑफ सेल्स इंटरनली इंक्रीज होती जाएगी और उसका उसका बॉडी का मास वेट शेप जो है वो वहां पर उसके बेसिस पर डेवलप होता जाएगा, ठीक है? लेकिन जैसा उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स उसके चेंज नहीं होंगे बिल्कुल। ओके, तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ह्यूमन बीइंग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा नहीं प्रेजेंट होना मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो इसलिए इकाइनोडर्मिस के लार्वा एंड एडल्ट, यहाँ पर दो टर्म आ रही है, लार्वा आपको समझ में आना चाहिए।
तो लार्वा डिफरेंट होते हैं पूरे एडल्ट से अगर लार्वा बनेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री सम ऑफ द स्पॉन्जेस में मिलेगी, फिर स्पॉन्जेस के बाद में सिलेंडेड में नहीं मिलती, मिनेरियल्स में, टिनोफोर्स में नहीं मिलती, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में मिलती, प्लैटफॉर्म्स में। तो प्लैटफॉर्म्स में बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, प्लैटफॉर्म प्लैटीहेल्मिन्थ्स, तो प्लैटफॉर्म्स टू कॉर्डेट्स, platforms to chordates except adults of Echinodermis. Except adults of Echinodermis. Echinodermis के adults में radial symmetry लिखेंगे हम, ओके? जो starfish है उसको आप 5 radii से इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू हाफ। तो इसमें एडल्ट्स के लिए एक्सेप्शन लिखा है, लार्वा के लिए नहीं। तो लार्वल फॉर्म इसमें होते हैं, लार्वी ऑफ इचैनोडर्म्स आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके? लार्वी ऑफ इचैनोडर्म्स नोट करना है तो भाई लार्वी ऑफ इचैनोडर्म्स ये एग्जांपल हो जाएगा, लार्वी ऑफ इचैनोडर्म्स, ओके बेटा? अब लास्ट बचता है रेडियल सिमेट्री। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ऑनलाइन क्लास आप लोग की जल्दी नोट कर लो। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. गुड। तो बायलेटरल सिमेट्री के बाद में सेकंड टाइप है रेडियल सिमेट्री। ये कंप्लीट करने दे तो बाद सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 रेडियल सिमेट्री। डिफरेंट रेडाई से हम उसको इक्वल टू हाउस में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या करते हैं। When animals of a group or phylum may be divided externally, may be divided externally, आपको क्या करना है अपने externally की बात करनी है, यहाँ पर ये by cutting through more than one plane, that is many planes, okay? Are called as radial symmetrical animals. So different radii, okay? Therefore radial बोला। इसके examples ऊपर बचेगा और most of the sponges के asymmetrical, some of the sponges जो बचे थे bilateral symmetrical, मतलब ये नहीं आएगा फिर sponges। फिर cylindrical बचे थे Cnidarians, टिनोफोर्स के लिए इंक्लूड किया हमने, टिनोफोर्स को भी हम कट कर सकते हैं, ओके? क्योंकि इनकी बॉडी यूजुअली कैसी होती है, जैसे टिनोफोर्स की बॉडी से राउंड शेप होती है। अब ये राउंड शेप में आप इसको इसलिए में भी आप इक्वल टू हाफ में कट कर सकते हैं, इस प्लेन से नहीं कट किया आपने, इस प्लेन से भी कट कर सकते हैं, इससे भी इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, इस प्लेन से भी कट कर सकते हैं। एट टाइम आपको एक ही प्लेन से कट करना है, ऐसा नहीं कि आपको एनसीईआरटी में दिया है कि तो आप उसको हर प्लेन से कट करो, ठीक है? या जब भी आप स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जल्दी मानता हूं ब्रांच में एग्जांपल दिया था पिज्जा, आपके पास में पिज्जा है और आप उसको कट करना है, तो आप एक साथ में थोड़ी कट लगाओगे, आप पॉलीगॉन में लगाओगे ना, ठीक है?
फर्स्ट वहां पर आपको तो पहले आपको 1 बाय 1 प्लेन में कट करके वहां पर इक्वल टू हाफ देखना है, ठीक है। मोर देन 1 प्लेन से अगर इक्वल टू हाफ बच जाता है तो आप बोलोगे वो रेडियल सिमेट्रिकल है। इसे हाइड्रा में, हाइड्रा को दिखाया वहां पर 2 प्लेन दिखाए, ठीक है। 2 प्लेन से आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक प्लेन से एक बार कट किया तो दूसरी कट हो रहा है ऐसा, ओके। तो 2 प्लेन से वहां पर हाइड्रा में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया उसमें एनसीईआरटी में और उसमें दिखाया। तो हाइड्रा आता है मेडेरियंस में, कॉमन वेरिएंस आती है पिनोफोर्स में, ओके। और बाकी क्या बचे एटल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स के इकाइनोडर्म्स के एटल, ओके। ऑक्टोपस मोलस्क का इसमें आएगा ऑक्टोपस नहीं, रेडियल नहीं होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में एक ही आई स्पॉट होता है, एक ही आई स्पॉट होता है ऑक्टोपस सेंट्रल। अब अगर आपने अगर उसको रेडियली कट करने की कोशिश की तो थोड़ी कट होगा, उसको इसी प्लेन से कट करना पड़ेगा। आप उसको ट्रांसवर्सली कट करोगे, अगर कोई रेडियस से कट करोगे उसका पार्ट अलग चला जाएगा, उसमें टेंटेकल ज्यादा है तो आप टेंटेकल्स को अलग अलग इसमें कट कर सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी ऐसी नहीं है बेटा, ओके। क्या ऑक्टोपस नहीं, ऑक्टोपस नहीं होगा, वो हाइड्रा होगा, चेक करो हाइड्रा है वो। हाइड्रा के 4 टेंटेकल दिए उसमें, सिलेंड्रिकल बॉडी वाला हाइड्रा है वो। ऑक्टोपस होगा ना तो ऑक्टोपस का ऊपर हेड माउथ ऊपर है और टेंटेकल्स नीचे, ओके। इसका टेंटेकल स्पेशली आपको ऐसे नीचे की तरफ दिखेंगे, 8 to 10 टेंटेकल्स होते हैं, ओके। ये बेटा ऑक्टोपस का डायग्राम आपको फाइलम मोलस्क का जो मिलेगा आगे उसमें भी दिखेगा ऑक्टोपस का। मोलस्क का में शायद एक्वास स्नेल और उनका डायग्राम दिया है, ऑक्टोपस का एग्जांपल है डेविल फिश बोलते हैं उसको, और इसका शायद डायग्राम नहीं दिया है ना। डिफर कर रहा है कि नहीं, हाइड्रा से डिफर कर रहा है कि नहीं बेटा, ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग भी। ये सेकंड फीचर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड फीचर से स्टार्ट करेंगे, डिप्लोग्राफी एडवांस डिप्लोम के बारे में। देन क्लास के 2 फीचर्स सेगमेंटेशन एंड प्रोटोकॉल। क्लियर बेटा, कोई डाउट पूछना है पक्का, ठीक है। समझ में आया बेटा आपको भी, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। Yes, sir. ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर।